हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे आ गई है विजन आईएएस की करंट अफेयर्स की पीटी 365 इकोनॉमी की 2021 के लिए। और इसी के साथ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ आपके सामने लेक्चर नंबर 1। तो आइए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। शुरुआत करेंगे इसके पहले टॉपिक से जिसकी हेडिंग है फिस्कल पॉलिसी की। जानते हैं इसके अंदर पहला टॉपिक क्या रहा। पहला टॉपिक है स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्थ। क्या है ये बात और न्यूज में क्यों रही, सबसे पहले तो ये समझ लें। देखिए, न्यूज में रहने का कारण ये था कि सरकार ने यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिलीज कर दिया है अपना नवा एडिशन स्टेटस पेपर ऑन दी गवर्नमेंट डेप्थ का। अब इसके लिए बहुत जरूरी है बच्चों जानना कि गवर्नमेंट डेप्थ आखिरकार क्या होते हैं। देखिए, गवर्नमेंट डेप्थ जो है यहाँ पे आप इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक होते हैं बच्चों पब्लिक डेप्थ और दूसरे होती हैं कुछ दूसरी लाइबिलिटीज। अब दूसरी लाइबिलिटीज की अदर लाइबिलिटीज की बात करें तो इसमें जैसे कि प्रोविडेंट फंड्स आ गए या रिजर्व फंड्स आ गए, डिपॉजिट्स आ गए या कुछ दूसरे अकाउंट्स वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। लेकिन अगर हम पब्लिक डेप्थ की बात करें तो पब्लिक डेप्थ में दो सोर्सेस होते हैं। एक तो होते हैं इंटरनल डेप्थ और दूसरे होते हैं बच्चों एक्सटर्नल डेप्थ। अब देखिए, अगर हम इंटरनल डेप्थ की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पे दो सोर्सेज आपको मिलेंगे। एक मिलेगा आपको मार्केटेबल डेप्थ और दूसरा आपको मिलेगा नॉन मार्केटेबल डेप्थ। अब देखिए, मार्केटेबल डेप्थ में क्या होता होगा, जैसे सरकार क्या करती है कि अपनी सिक्योरिटीज वगैरह, अपने ट्रेजरी बिल्स वगैरह ऑक्शन के थ्रू, मतलब यहाँ बोली के थ्रू इसे जो है वो दे देती है दूसरे लोगों को, मतलब जनता को बेच देती है। अब जनता के पास वो आ गया और जनता ने पैसा दे दिया तो सरकार को यहाँ पे पैसा मिल गया। और दूसरा जो होता है नॉन मार्केटेबल डेप्थ, उसमें ट्रेजरी बिल्स वगैरह ये स्टेट्स वगैरह की टू स्टेट सिक्योरिटीज, टू नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से पैसा आता है, कुछ इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वगैरह से भी आता है। तो ये कुछ होती है पब्लिक डेप्थ या सॉरी गवर्नमेंट डेप्थ की बात है। अब देखिए, जो ये न्यूज में बात रही थी स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्थ को लेके, ये आखिरकार और क्या न्यूज है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो आपका स्टेटस पेपर ऑन गवर्नमेंट डेप्थ है, इसके अंदर डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी होती है हमारे सेंट्रल की गवर्नमेंट की, है ना। कि भाई ये आपको देखने को मिलेगी और ये भी फिलहाल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2021-22 तक की रहेगी, जो बताएगी कि भैया यहाँ पे बोरोइंग प्लान क्या है सरकार का, है ना। क्या प्लान है सरकार का जो बोरो किया है उसको लेके। और बहुत जरूरी है जनता को इस बात को जानना कि सरकार क्या पैसा ले रही है, कैसे देगी, कैसे मैनेज करेगी। देखिए, जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है इस डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी का, ये इंश्योर कराना है कि जो सरकार की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है, जो सरकार फाइनेंसिंग करती है, उसकी जो ज़रूरतें हैं और जो पेमेंट करती है ना, जिसको पेमेंट करना होता है, ये एक लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में दोनों ही काम हो जाए। फाइनेंसिंग भी आसानी से कर ले और आराम से जो है, जो कर्जों को लौटाना है, पेमेंट को जो पेमेंट्स करने हैं, वो सारा भी आसानी से कर ले। तो इसी के साथ एक बात आती है कि आखिरकार क्या इंपॉर्टेंस है इस मैनेज करने की सरकार के डेप्थ को। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजिंग गवर्नमेंट डेप्थ, क्या सिग्निफिकेंस है। देखिए, जो सरकार का जो डेप्थ होता है, सरकार जितना कर्जा लेती है बच्चों, ये बहुत चीजों को अफेक्ट करता है। जैसे कि इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस, मान लीजिए आप कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रहे हो, कुछ पैसा अपना लगाने जा रहे हो और उस बंदे के पास ऑलरेडी बहुत ज्यादा पैसा, वो बहुत कर्जे में डूबा हुआ है, तो क्या आप उस पर पैसा लगाओगे? बिल्कुल नहीं लगाओगे, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस ही ऐसे बंदे पे नहीं होगा। सेम इसी तरीके से सरकार पे कॉन्फिडेंस के लिए ये जो डेप्थ है उसका, ये बहुत बड़ा रोल निभाता है। उसके साथ जो फिस्कल कैपेबिलिटीज है हमारे सरकार की, कि भैया यहाँ पे जो है पैसा लेना है, अपनी डेफिशिएंट फाइनेंसिंग को यहाँ पूरा पैसे जो है फाइनेंस करना है या हमें पैसा देना है, तो इन सब चीजों को काफी इफेक्ट करता है। साथ में एक क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है प्राइवेट सेक्टर पे। देखिए, अगर बहुत ज्यादा कहीं पे क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा सरकार किसी चीज में इन्वॉल्व कर जाती है मार्केट के अंदर, तो जो बचे हुए रिमाइंडर होते हैं, फिर बाकी जो बचा कुचा होता है वही वहां के और लोगों के लिए बचते हैं। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर के लिए क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो सकता है।
साथ में फिस्कल रिप्रेशंस ऑफ कमर्शियल बैंक, हो सकता है कमर्शियल बैंक को यहाँ पे दबा दिया जाए। उसके साथ कुछ और भी इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मतलब यहाँ पे इन्फ्लेशन का मतलब होता है बच्चों राइज इन द प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो सकते हैं। एक्सचेंज रेट जो है उसका रिस्क आ सकता है, या आगे आने वाले समय में मतलब फ्यूचर में काफ़ी हाई टैक्स रेट हो सकता है। ये सब क्यों होगा भैया? सरकार कर्जे में होगी तो पैसा तो आपसे ही लेके पैसा लौटाएगी ना। तो ये सब कुछ बातें होती हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं। देखिए, एक है आपका पहला टर्म है डेप्थ टू जीडीपी रेशियो। ये डेप्थ टू जीडीपी रेशियो आखिरकार क्या होता है बच्चों? ये रेशियो ऐसा रेशियो है कि आखिरकार कंट्री कितने कर्जे में है, कंट्री के पास डेप्थ कितना है और इसकी जीडीपी कितनी है। ठीक है, इस बेसिस पे यहाँ पे पता लगाया जाता है कि क्या कंट्री जो है वो अपने कर्जों को लौटा पाएगी या नहीं लौटा पाएगी। एग्जाम्पल आपको ही बीच में रख के समझाने की कोशिश करती हूँ आसानी से, कि मान लीजिए कि आपके पास जो जमीन जायदाद है वो 1 करोड़ रुपए की है, ठीक है, और आपने जो कर्जे बाहर वालों से ले रखे हैं वो 50 लाख के ले रखे हैं। तो आप पे क्या है, ये आपकी कैपेसिटी बताता है कि मान लीजिए आप कभी इनके कर्जे नहीं दे पाए अपनी इनकम से, तो भी आपकी इस जमीन जायदाद को बेच के इन कर्जों को लौटा दिया जाएगा। तो इसलिए आप पे पैसा लगाने पे किसी को यहाँ पे कोई भी दिक्कत भी नहीं होगी। समझे? तो ये होता है डेप्थ टू जीडीपी रेशियो, जो कि हमें बड़े लेवल पे, सरकार के लेवल पे बताता है। उसके बाद दूसरा एक टर्म है रोल ओवर रिस्क। ये क्या है? ये ऐसा रिस्क है जो आपको मिलेगा एसोसिएट होगा विद द रीफाइनेंसिंग ऑफ द डेप्ट, मतलब स्पेशली दैट द इंटरेस्ट चार्ज फॉर द न्यू लोन विल बी हायर। अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो कर्जा आपने लिया था वो आपने फिर से कर्जा ले लिया, ठीक है, रीफाइनेंस कर दिया, फिर से अपने आप को कर्जा ले लिया। और अब की दिक्कत क्या है कि जो आप पुराना कर्जा जो आपने लिया था, पुराना जो आपने डेप्थ लिया था, अब की जो नया वाला डेप्थ लिया है इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है। मान लीजिए कि पिछली बार जो आपने कर्जा लिया था भाई वो 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे था, अब की जो आपने लिया वो 4% पे है। समझ गए बात को? इतनी जनरली जो जो ज्यादा शॉर्टर टर्म होता है, ग्रेटर द शॉर्टर टर्म मैच्योरिंग डेप्थ, ग्रेटर द बोरोवर्स रोल ओवर रिस्क। अब जल्दी जल्दी जैसे मान लीजिए कि बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए आपने लिया है, तो भाई ये होता है कि भाई ज्यादा ये रोल ओवर रिस्क हो जाता है। खैर, यहाँ पे तीसरा अगर मैं बताऊं तो तीसरा टर्म है, कहता है करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। ये क्या है? करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। तो ये क्या है? ये रिलेट करता है वल्नरेबिलिटी ऑफ द डेप्ट पोर्टफोलियो टू डिप्रेशन इन द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। कि भैया ये रिस्क यहाँ ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जा वर्जा ले रहे हैं तो इससे आपकी जो डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू में भी जो है वो जो है डिप्रिसिएशन देखने को मिलेगा, कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, विज विज करेंसी और डिनोमिनेशन ऑफ एक्सटर्नल लोन्स एंड एसोसिएटेड इंक्रीज इन द गवर्नमेंट डेप्ट सर्विसिंग कॉस्ट। तो ये भी है कि भाई सरकार के ऊपर बहुत प्रेशर आएगा अगर बहुत ज़्यादा कर्जा लिया जा रहा है। तो ये होता है करेंसी और फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। उसके बाद बात आती है इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। क्या है? IP-RR, इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। ये क्या है? तो देखिए ये रेशियो है कि टोटल इंटरेस्ट जो पे करा गया है मेड टुवर्ड्स द डेप्ट टू द रेवेन्यू रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो मतलब मान लीजिए सरकार ने कुछ कर्जे लिए, सरकार ने डेप्थ लिए, अब हुआ क्या कि यहाँ पे जो पैसा पाई सरकार, जो भी रेवेन्यू हुआ उसका क्या पैसा इंटरेस्ट में दे दिया गया। तो रेवेन्यू और इंटरेस्ट जो भी डेप्थ के लिए इंटरेस्ट दिया जा रहा है उसका रेशियो जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट पेमेंट टू रेवेन्यू रिसीट्स। उसके बाद एक टर्म है जो कहता है फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स, FRBs। ये क्या है? ये सिक्योरिटीज हैं जिनको इशू करा गया है वेरिएबल कूपन रेट्स के ऊपर। उसके बाद यहाँ पे आता है एक टर्म, कहता है ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट ये क्या है? ये जो एक्सेस है, इट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लोन्स नेट ऑफ रिकवरी ओवर रेवेन्यू रिसीट्स इंक्लूडिंग एक्सटर्नल ग्रांट्स एंड नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट्स। ये क्या है? ये जो आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर है, जो भी खर्चा किया है ना, जिसमें आपका लोन्स वगैरह की जो है नेट ऑफ रिकवरी है, सब कुछ जो भी आपने खर्चा किया है, एक्सेस जो कि टोटल एक्सपेंडिचर का है, जो आपने एक्स्ट्रा खर्चा किया है ओवर रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब आपको जो भी पैसा मिला होगा, ठीक है, इसमें एक्सटर्नल ग्रांट वगैरह जो भी आपको मिली है उसको ले लीजिए। ये नॉन डेप्थ कैपिटल रिसीट, जो कि आपको कर्जों से आपने कैपिटल नहीं पाई है, जो आपने पैसा जो नॉर्मल तरीकों से पाया है, जो आपने डेप्थ लेके नहीं पाया है, जो भी पैसा आपको मिला और जितना आपने खर्चा कर दिया, तो जो एक्स्ट्रा आपने खर्चा करा उसे जो नाम दिया जाता है वो कहा जाता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट।
उसके बाद एक टर्म है बच्चों शॉर्ट टर्म डेप्थ का। ये क्या है? देखिए शॉर्ट टर्म डेप्थ जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, वो ऐसा पैसा जो होता है जिससे हम डेप्थ लेते हैं, जो डेप्थ मैच्योर हो रहे हो अगले 12 महीनों में, मतलब अगले 12 महीनों में पैसा लौटाना है। इसके अंदर क्या होता है, 14 दिनों का इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स भी आता है, रेगुलर ट्रेजरी बिल्स आते हैं, फिर डेटेड सिक्योरिटीज आती हैं जो 1 साल के भीतर मैच्योर हो रही हूँ, या एक्सटर्नल डेप्थ आते हैं, है ना, जो बाकी मैच्योर हो रहे हो लेस देन अ ईयर, 1 साल के अंदर। फिर एक बड़ा अच्छा टर्म है ट्रेजरी बिल्स। हुआ क्या था, ये इससे बड़ी कहानी याद आती है बच्चों। हमारी फ्रेंड के फादर थे, उनसे पीसीएस के इंटरव्यू में उस टाइम पे बहुत साल पहले ट्रेजरी बिल्स का सवाल पूछ लिया था, और उसका सवाल नहीं दे पाए थे तो उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। खैर, ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? ये डिस्काउंटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो सरकार को मदद करते हैं मैनेज करने में उसका शॉर्ट टर्म कैश फ्लो मिसमैच है। जो भी इनको पैसे की जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म के लिए, ट्रेजरी बिल्स मदद करते हैं, पब्लिक से पैसा दिला देते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली इशू करती है ट्रेजरी बिल्स को करीब टेन्योर ऑफ 91 या 182 या फिर 364 डेज के लिए। प्लीज याद रखिएगा इस बात को, 91 दिन के लिए करती है, 182 दिन के लिए करती है मतलब 182 डेज के लिए करती है, या 364 डेज के लिए करती है सरकार इशू। उसके बाद एक टर्म आता है, टर्म का नाम है 14 डे इंटरमीडिएट ट्रेजरी बिल्स। ये क्या है? देखिए नॉन मार्केटेबल इंस्ट्रूमेंट है ना, इन्हें इशू इशू करती है स्टेट की गवर्नमेंट, या आप कह सकते हो साथ में सेलेक्ट सेंट्रल बैंक, कुछ सेंट्रल बैंक्स भी करते हैं, ताकि यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म सरप्लस कैश पा सके फिक्स इंटरेस्ट रेट पे। तो ये कुछ हमने आपको टर्म्स बताए। अब देखिए, अब बात आती है कि भाई अप्रोच क्या है ना, अप्रोच क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये सस्टेनेबल डेप्थ मैनेजमेंट, ऐसा डेप्थ मैनेजमेंट हम करें तो आगे तक हमारा सही से चले, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या अप्रोच अपनाई है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो वो आता है डेडिकेटेड एजेंसी टू मैनेज डेप्थ। मतलब सरकार ने यहाँ पे डिसाइड करा कि हम यहाँ पे एक स्टैट्यूटरी पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट एजेंसी बनाएंगे, शॉर्ट फॉर्म रहेगा इसका PDMA। ठीक है, स्टैट्यूटरी पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट जो एजेंसी है उसे बनाएंगे, ताकि जो है इंडिया का एक्सटर्नल डेप्थ और प्लस जो हमने डोमेस्टिक डेप्थ मतलब अपने यहाँ से लिया है और जो बाहर से लिया, वो सारा का सारा एक जगह पे आ जाए। अब पहला ये कदम है ना, ये जो इस डायरेक्शन में, इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? स्टैब्लिश किया गया था भाई चीज़ों जब पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल का स्टैब्लिशमेंट हुआ था, और इसी के साथ ये पहला कदम भी रहा था इस डायरेक्शन में। और ये पब्लिक डेप्थ मैनेजमेंट सेल क्या है बच्चों? ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो कि आपका बजट डिवीजन के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2016 में इसको यहाँ पे लाया गया था। अब दूसरी बात, ये अप्रोच क्या है, इनकी दूसरी अप्रोच क्या है कि गवर्नमेंट का जो मीडियम डेप्थ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, जो सरकार ने 2019 से 2022 तक के लिए बनाई है। देखिए कई सारे कदम उठाए गए सरकार के द्वारा इन 3 ब्रॉड पिलर्स के अंदर। जैसे पहला है लो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, मतलब यहाँ पे सस्ता हम जो जो भी लेंगे उसकी कॉस्ट जो है, जो हम बोरो करेंगे वो कम होगी। मतलब इससे क्या है कि भाई देखो, इलोंगेटेड मैच्योरिटी प्रोफाइल हो डेप्थ पोर्टफोलियो की, मतलब ऐसा ना हो कि आज हमने लिया कर्जा, लो भैया तुरंत ही लौटाना है तो कहाँ से लौटाएंगे। दूसरा, रैशनलाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्मॉल सेविंग स्कीम्स, ठीक है, एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स लाइक आपका प्रोविडेंट फंड, स्पेशल सिक्योरिटीज वगैरह से। या फिर आपका एडवाइजिंग अदर डिविजन्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स विद अ व्यू टू हेल्प देम अराइव एट बेस्ट टर्म्स फॉर एक्सटर्नल लोन्स। ठीक है, एडवाइस करेंगे दूसरे डिविजन्स को डिपार्टमेंट के, है ना, इकोनॉमिक अफेयर्स के डिपार्टमेंट के, ताकि भैया वो अच्छे टर्म्स और एक्सटर्नल लोन्स जो पाएं वो अच्छे टर्म्स पे पाएं। तो ये होगा। दूसरा इन्होंने हेड जो लिया है वो लिया है रिस्क मिटिगेशन का। देखिए इससे क्या, यहाँ पे क्या करेंगे, एक बेंचमार्क बना देंगे कई सारे इंडिकेटर्स के लिए, जैसे कि एक्सटर्नल डेप्थ आपको इतना लेना है, ऐसे करना है, ताकि यहाँ पे जो है कम से कम रिस्क हो, रोल ओवर रिस्क वाला, कि मतलब फिर से कर्जे को हटाने के लिए दूसरा कर्जा ना लेना पड़े। उसके बाद तीसरा हेड इन्होंने कहा मार्केट डेवलपमेंट का। इसमें क्या है बच्चों, इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखेंगे मार्केट की जो बोरोइंग प्रोग्राम है उसमें। साथ में जो है रेगुलर इन्वेस्टर इंटीग्रेटर करेंगे कि भैया देखो यहाँ पे कौन जो है इंटरेक्शन करेंगे उस इन्वेस्टर्स के साथ में जो यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, स्टेक होल्डर के साथ में कई सारे इंस्ट्रूमेंट इशू करे जाएंगे, ताकि इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टर्स को मदद करा जा सके, इनका जो है उनको अच्छे तरीके से मैनेज कर सके अपना पोर्टफोलियो बहुत ही एफिशिएंटली, तभी तो यहाँ पे अच्छे तरीके से पैसा चलेगा। उसके साथ आप कैसे मार्केट डेवलप करेंगे, इसमें बेंचमार्क बनाएंगे डिजायर टेन्योर के लिए, है ना, ताकि यहाँ पे इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन यहाँ पे और ज्यादा हो, भैया पता हो ऐसे होगा, इतने वक्त के लिए होगा। उसके बाद यहाँ पे हम जो है सपोर्ट करेंगे डेवलपमेंट
डोमेस्टिक इन्वेस्टर बेस का, और इससे क्या होगा कि सरकार जो है अपनी सिक्योरिटी मार्केट खोलेगी और यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ सकेंगे इसमें पैसा लगाने के लिए। तो ये जो है सरकार के द्वारा कुछ मीडियम टर्म डेब्ट मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी बनाई गई है सन 2019 से 2022 तक के लिए। अब बात आती है कि आखिरकार इंडिया की परफॉर्मेंस किस तरह की है इंडिकेटर्स को देखते हुए डेब्ट सस्टेनेबिलिटी के। देखिए, स्टेटस पेपर के हिसाब से अगर मैं आपको बात बताऊं तो सरकार का जो डेप्थ पोर्टफोलियो है इसे आप कुछ कैरेक्टराइज कर सकते हो फेवरेबल सस्टेनेबल इंडिकेटर्स के द्वारा। जैसे सबसे पहले अगर हम एक इंडिकेटर देखें तो कहता है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी के हिसाब से एज ये जो है देखने को मिला है कि एक कमी देखने को मिली है 2012-13 के बाद से। उसके बाद दूसरी बात बताएं तो शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्थ, जो कि मैंने सारे टर्म्स मैंने आपको ऊपर बता दिए क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, ठीक है। नहीं अगर पता है तो टेलीग्राम चैनल पे जाइए और ये एक बार डाउनलोड कर लीजिए इस मैगजीन को, तो इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। दूसरा है शेयर ऑफ शॉर्ट टर्म डेप्थ, ये सेफ लिमिट में देखने को मिला है और ये काफ़ी स्टेबलाइज हुआ है ना, काफ़ी बढ़ा था ये 2005 से लेके 2005 से लेके 2012 तक, लेकिन अब ये स्टेबल देखने को मिल रहा है। तीसरा है गवर्नमेंट ने यहाँ पे अडॉप्ट करा है कॉन्सेंसियस स्ट्रैटेजी ऑफ इलोंगेटिंग मैच्योरिटी टू रिड्यूस रोल ओवर रिस्क। अब इन्होंने क्या करा है, ज़्यादातर जो सरकार है इन्होंने क्या करा है कि अब इन्होंने जो कर्जा लिया वो काफ़ी लंबे वक्त के लिए है, ताकि फटाफट से इन्हें कर्जा लौटाने के लिए दूसरा कर्जा ना लेना पड़े। उसके बाद ज़्यादातर जो सरकार का जो कर्जा है ये फिक्स इंटरेस्ट रेट पे हो रहा है ना। इसमें इंटरनल डेप्थ जो है विद फ्लोटिंग इंटरनल डेप्थ कॉन्स्टिट्यूटिंग ओनली 0.9%, जो फ्लोटिंग इंटरनल डेप्थ है वो जीडीपी का सिर्फ 0.9% रहा है 2019 में। और इससे क्या होगा कि इंटरेस्ट रेट जो कि बजट में बढ़ता घटता रहता है वो यहाँ पे जो है वो नहीं होगा। देखिए, अब सरकार एक ही इंटरेस्ट रेट पे ले रही है कर्जा, तो बजट में क्या होता है कि इतना पैसा देना है इस इंटरेस्ट रेट पे, फिर अगले साल दूसरा देखा अच्छा बढ़ गया, अच्छा ठीक है यहाँ पे इतना पैसा देना, तो ये चीज़ हट जाएगी। उसके साथ लो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेप्थ, ये यहाँ पे इंप्लाई करता है कि जो करेंसी रिस्क है या कुछ ऐसा शक है डेप्थ पोर्टफोलियो का, तो भाई ये जो चेंज हुआ करता है इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट के हिसाब से, तो ये यहाँ पे ना हो, तो इसलिए एक्सटर्नल डेप्थ जो है वो कम से कम लिया जाए, ठीक है। और अब बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट के डेप्थ के बारे में। तो डेप्थ जीडीपी रेशियो जो स्टेट्स का है ये मार्जिनली डिक्रीज हुआ है 2018-19 में। अगर आप देखें 2017-18 के पीरियड से, तो यहाँ पे ये जो डेप्थ और जीडीपी रेशियो है स्टेट्स का ये कम हुआ है। साथ में जो शेयर है पब्लिक डेप्थ का ये बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है ओवरऑल डेप्थ पोर्टफोलियो में स्टेट गवर्नमेंट की, और ये बताऊं तो 19.1% हो जाता है इनकी जीडीपी का। साथ में पब्लिक डेप्थ के हिसाब से बात करूं तो जो शेयर है मार्केट बोरोइंग्स का ये भी बड़ा है, मतलब यहाँ पे कर्जा वगैरह भी राज्य की सरकारों ने मार्केट से लिया है। बोरोइंग जो है वो नेशनल सेविंग फंड से भी ली गई है, और साथ में भाई ये अगर ये सारी की सारी जो बोरोइंग्स बताएं, देखिए यहाँ पे समझिएगा जो पब्लिक डेप्थ है इसके अंदर ही बताऊं जो शेयर है मार्केट बोरोइंग का ये तो बड़ा है, लेकिन जो बोरोइंग आपकी नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग फंड से ली गई है, मतलब NSSF नेशनल स्मॉल सेविंग फंड से ली गई है स्टेट्स के द्वारा, ये इसमें कमी देखने को मिली है। जो सेंटर से इन स्टेट्स ने लोन्स वगैरह लिए हैं ये कुछ सालों में जो है वो घटते हुए दिखाई दिए हैं। माना जा रहा है कि 3.7% टोटल लाइबिलिटीज का रहा है 2019 में। तो ये हमने कुछ बात करी बहुत ही डिटेल से स्टेटस पेपर ऑन पब्लिक डेप्थ को लेके। अब बात आती है सेकेंड जो टॉपिक है उसके अंदर की, मतलब ये हेडिंग है इसकी कि कुछ दूसरे डेवलपमेंट जो कि सरकार के फाइनेंस को लेके हैं। आइए जानते हैं इसके अंदर पहला टॉपिक क्या कहता है सेसेस एंड सरचार्जेस। सेस लगता है ना, और वैसे ही सरचार्ज भी लगते हैं। समझते हैं एक बात न्यूज़ में क्यों रही। देखिए यहाँ पे जो शेयर है स्टेट्स का from divisible pool of certain taxes fell sharply from 36% ये फाइनेंशियल ईयर 2019 में रहा था, और ये घट के 2020 में 32 मतलब 32% हो गया है। मतलब ये क्या है स्टेट का शेयर जो कि अलग अलग सेंट्रल टैक्सेस से आता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए जिनको ये डिविजिबल पूल का मतलब नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे टैक्सेस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के जिन्हें शेयर किया जाता है सब नेशनल या आप कह लो स्टेट की, मतलब राज्य की सरकारों के साथ उस हिसाब से शेयर करते हैं जैसे कि फाइनेंस कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन में बताया हो।
आज की डेट में बताऊं तो सारे टैक्सेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं वो एक्सेप्ट सेस एंड सरचार्जेस, जो आप देख रहे हो ये सारे के सारे शेयर करे जाते हैं स्टेट्स के साथ में। ठीक है, तो इतनी बात समझ में आ गई। तो न्यूज में क्यों रहा समझिएगा कि जो शेयर है स्टेट्स का डिविजिबल पूल ऑफ सेंट्रल टैक्सेस से, ये बहुत ज्यादा कमी इसमें देखने को मिली है। ये आपका जो है पहले 36% था, ये घट के 32% हो गया है। अब न्यूज के बारे में और कहानी जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये आपका 14th जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के हिसाब से 42% होना चाहिए था, लेकिन कितना दे रहे हैं, बहुत ज़रा सा। और जो आर्टिकल नंबर 270 है वो अलाउ करता है सेंट्रल को कि भाई आप सेस वगैरह या सरचार्ज वगैरह लगा सकते हो, है ना, जिसे अगर सरकार विच द सेंटर नीड नॉट शेयर विद द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब समझिए यहाँ पे जो 270 आर्टिकल है वो सेंट्रल को अलाउ करता है कि सेंट्रल जो है वो सेस या तो फिर सरचार्ज लगा सकती है, और ऐसा सेस या सरचार्ज जो है वो उसे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए सेसेस को लगाएगी स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, सेस लगाया जाएगा कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए, और सरचार्ज को जो है वो ये ऐसे टैक्सेस होते हैं जो कि टैक्सेस पे लगते हैं। मतलब टैक्सेस पे जो टैक्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, सरचार्ज। और सेस जो होता है वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए लगता है। अब दोनों ही जो है वो टेम्परेरी होते हैं। अब आइए आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। तो पहला देखिए स्वच्छ भारत सेस लगता है फाइनेंस स्वच्छ भारत इनिशिएटिव के लिए, ठीक है। और दूसरा अगर मैं बताऊं तो सरचार्ज 10% का आपने देखना होगा कि लगाया जाता है अगर इनकम जो है वो 50 लाख से ज्यादा है तो, ठीक है। अब देखिए सरचार्ज में क्या होता है बच्चों कि यहाँ पे कोई भी ऐसी जरूरत नहीं होती कि कोई पर्पस हो तभी लगेगा, है ना। एट अ टाइम ऑफ लिवाई कोई पर्पस होने की जरूरत नहीं है। ये मर्जी है यूनियन की कि वो कैसा किस तरीके से चाहती है सर चार्ज को लगाना, है ना। जिस भी पर्पस को उनको लगता है कि हाँ यहाँ पे सरचार्ज लगाना चाहिए तो ये लगा सकती हैं। अब देखिए स्टेट की क्या दिक्कत है, स्टेट का क्या कंसर्न है, स्टेट क्यों परेशान है, समझते हैं। देखिए स्टेट इस ये जो परमानेंट नेचर है उसके काफी खिलाफ है, और ये चाहती हैं कि या तो इनको एकदम खत्म कर दिया जाए, या अगर इनको आप कंटिन्यू करते हो तो कुछ पीरियड के लिए कुछ वक्त के लिए करो, और ये जो है इसे आप डिविजिबल पूल का पार्ट बनाओ। मैंने आपको बताया डिविजिबल पूल क्या है, कैसे जो है टैक्सेस जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है, लेकिन इन दोनों को तो शेयर करती नहीं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट है परेशान। या तो इनको हटा दो, या तो इनको हटा दो, और या तो अगर इनको रखते हो तो कुछ वक्त के लिए रखो, और अगर ये भी नहीं करना है तो हमारे साथ शेयर करो इसको पैसे को। अब देखिए सेंट्रल जो है क्या करती है कि सेस का यूज करती है एक ऐसे टूल पे जिससे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जो कि स्टेट का है वहां घुस पाती है। मतलब सेस लगा दिया स्टेट के अंदर, अपना रोल भी निभा लिया, पैसे भी नहीं देने सरकार को सेस स्टेट को, ठीक है। जैसे कि सेस लगाती है सरकार एग्रीकल्चर में, है ना, कृषि कल्याण सेस लगता है ना, सैनिटेशन में स्वस्थ भारत सेस लगता है। तो ये कुछ कहानी थी सेस और सर चार्जेस की। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कहता है गवर्नमेंट बोरोइंग का क्या है, न्यूज में क्यों रहा है, समझते हैं बच्चों। देखिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कंसल्ट करा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, और यहाँ पे रेस करा अपना ग्रॉस मार्केट बोरिंग टारगेट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए, ये बढ़ा के 12 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया। जानते हैं कि बात आखिर न्यूज में क्यों रही। तो बच्चों न्यूज में तो इसलिए रही क्योंकि सरकार की जो बोरोइंग होती है अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इशू करके, इसे हम लोग जी सेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जी सेक्स, और ट्रेजरी बिल्स भी बोलते हैं। ताकि यहाँ पे क्या होता है कि सरकार का जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का मिसमैच है इसे वो पूरा करती है। आइए आसान शब्दों में समझाते हैं कि मान लीजिए कि सरकार को इनकम हुई 100 रुपए की, और उसके जो खर्चे हैं वो हैं आपके 170 रुपए के। तो ये 70 रुपए कहाँ से लाएगी सरकार। तो सरकार क्या करती है कि अपनी कुछ बहुत सारी चीजें करती है, कर्जा वगैरह लेती है, डेप्थ वगैरह लेती है। इसमें से एक ये भी पार्ट है कि सरकार जो है वो अपनी सिक्योरिटीज को जो है वो बेच देती है मार्केट में, और मार्केट से पैसा उठा के इस काम को चला लेती है। तो जो सिक्योरिटीज बेचती है इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं जी सेक्स, या आप कह सकते हो ट्रेजरी बिल्स बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। और बोरोइंग क्या है, बोरोइंग क्या है, बोरोइंग एक ऐसा लोन है जो सरकार लेती है, और ये कैपिटल रिसीट्स के अंदर आता है बजट डॉक्यूमेंट्स में। अब इतना कर्जा क्यों बढ़ता जा रहा है, क्या आखिरकार वजह है, जिसकी जो क्या रीजंस हैं जो इतनी बोरोइंग्स बढ़ रही हैं। पहला तो ये कि टैक्स रेवेन्यू का टारगेट है उसमें कमी देखने को मिली है। अब पैसा नहीं मिलेगा टैक्स से तो कैसे होगा। उसके बाद
मतलब इनका जो टैक्स रेवेन्यू का टारगेट किया गया था, नेट टारगेटेड जो टैक्स रेवेन्यू था, उससे भी यहाँ पे जो है शॉर्टफॉल देखने को मिला है। दूसरी बात कि यहाँ देखने को मिला है स्लम्प स्टॉक मार्केट में, और इससे काफ़ी मुश्किल हो रहा है कि फंड्स वगैरह को डिसइन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे बढ़ाया नहीं जा पा रहा है। भैया अब सस्ते थोड़ी ना बेच देंगे उठा के कि जो है जो भी है वो खरीद लो, बेच देंगे अपने जो है शेयर्स वगैरह को, तो ये दिक्कत है। अब तीसरी वजह ये है कि आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है सरकार का। जैसे अभी देखूँ तो 1.7 लाख करोड़ रुपीस का रिलीफ दिया गया है, साथ में इनकम ट्रांसफर और सपोर्ट मेजर्स वगैरह भी सरकार चला रही है, तो इसमें सरकार का पैसा और बढ़ता खर्चा जा रहा है। अब देखिए अगर कर्जा बढ़ता जाएगा, बोरिंग बढ़ती जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा कि बॉन्ड मार्केट पे और प्रेशर पड़ेगा, और यहाँ पे क्राउडिंग आउट रिसोर्सेज प्राइवेट सेक्टर के लिए और ज़्यादा जो है वो बढ़ेंगे। मैंने जैसे आपको बताया सरकार का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है तो बहुत ही कम बचता है यहाँ पे और प्लेयर्स के लिए। और आखिरी में जो फिस्कल डेफिसिट है ये जो है बढ़ जाएगा फटाफट से। इससे क्या होगा कि सरकार जो है इसके पास बहुत ही कम स्पेस रहेगी कि वो काफ़ी जो है टू पुश थ्रू अ मैसिव फिस्कल स्टिमुलस टू प्रोटेक्ट द इकोनॉमी फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ कोविड-19। तो ये एक बहुत दिक्कत है बात है। फिस्कल डेफिसिट जो है इतना बड़ा है और इतनी तेज़ी में बढ़ा है, तो इस वजह से भी ये भी कि कोविड-19 के चलते बढ़ा है, सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो गया है सब कुछ यहाँ पे मैनेज करना। नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे इसके अंदर जो कहता है बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स। फिर जो हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है भाई बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स, इसमें क्या है, न्यूज़ में क्यों रहा है पहले जानते हैं। देखिए न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि रिसेंटली सेंटर ने यहाँ पे अपनी जो बोरोइंग लिमिट है स्टेट्स के लिए उसे बढ़ा दी है, 3% से बढ़ा के 5% कर दी है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का फॉर करंट फिस्कल ईयर सब्जेक्ट टू देयर कैरिंग आउट स्पेसिफिक रिफॉर्म्स। अब भैया देखो स्टेट के पास पड़ रहा था कुछ पैसा कम, इसलिए सेंट्रल ने कहा कि कोई बात नहीं, आप बोरोइंग ज़्यादा कर सकते हो, पहले 3% करते थे अब बढ़ा के उसको 5% कर दिया गया है, ताकि अपने यहाँ जो है आप रिफॉर्म वगैरह लाओ। ये 3 और 5% किसका होगा, यहाँ पे जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है उसका। इतनी बात समझ में आई। न्यूज़ के बारे में कुछ और बात जानते हैं। देखिए पहली चीज़ तो न्यूज़ के बारे में ये कि जो स्टेट्स हैं ये कह रही थी कि भैया देखो आप थोड़ा बढ़ाओ, है ना, बोरोइंग हमारी जो लिमिट है उसे बढ़ाइए, अभी 3% इसे बढ़ाइए, और ये 3% भी प्रिस्क्राइब करी गई थी अंडर फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि आप बढ़ाओ थोड़ा सा इस कैपिंग जो आपने लगा रखी है। उसके बाद 200 बेसिस पॉइंट राइस पे, या जो 50 बेसिस पॉइंट जो है उसे ये अनकंडीशनल होगा, वाइल जो 150 जो आपका पॉइंट्स हैं ये कंडीशनल होंगे। देखिए आपको बताते हैं कि 150 जो कंडीशनल होंगे, यहाँ पे 100 जो बेसिस पॉइंट हैं वो रिफॉर्म्स के लिए होंगे, है ना, कि आप भैया यूनिवर्सलाइजेशन करो, वन नेशन वन राशन कार्ड का। भाई खर्चा वगैरह करेंगी ना स्टेट्स, तो किस किस चीज़ों में करेंगी, वन नेशन वन राशन कार्ड, उसके बाद ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन, और कुछ लोकल जो अर्बन लोकल बॉडी रेवेन्यूज हैं उनके लिए। तो 100 बेसिस पॉइंट तो रिफॉर्म्स के लिए खर्चा होंगे। साथ में वेटेज जो हर रिफॉर्म का होगा वो 25 बेसिस पॉइंट का होगा। तो मैंने आपको 4 बताए, 25 इंटू 4 मतलब 100 बेसिस पॉइंट इन रिफॉर्म्स के लिए खर्चा होंगे। बाकी का जो 50 बेसिस पॉइंट है एक्स्ट्रा बोरिंग का, इसे अलाउ करा जाएगा इफ माइलस्टोन वर अचीव्ड इन एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 4 रिफॉर्म्स एरिया। अगर मान लीजिए 4 रिफॉर्म्स हैं, इनमें से मान लीजिए स्टेट अगर 3 एरियाज में, जो मैंने आपको 4 बताया ना, इसमें 3 एरियाज में अगर अपना माइलस्टोन टच कर लेती हैं, पा लेती हैं चीज़ों को, तो यहाँ पे इनको जो बाकी का जो 50 बेसिस पॉइंट है 150 में से, वो इनको दे दिया जाएगा। ठीक है, इतनी बात फिर समझ में आ गई कि 200 बेसिस पॉइंट का राइज हुआ है, बढ़ोतरी हुई है, जिसमें कि जो 50 बेसिस पॉइंट है ये तो अनकंडीशनल है, जहां मर्जी है वहां खर्चा करो। 100 मैंने आपको बता दिए, ठीक है, इसके अंदर खर्चा करने हैं, और जो बाकी के 50 बचे वो तब मिलेंगे जब आप जो 4 स्कीम्स के रिफॉर्म्स है, यहाँ पे इनमें से एटलीस्ट 3 में अपना माइलस्टोन पा लोगे। तो ये समझ ले, कंडीशन देख लो, वन नेशन वन राशन कार्ड, आपका पावर सेक्टर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और अर्बन लोकल बॉडीज में। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि पावर की, आपकी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की, और फूड की, ये देखेंगी, मॉनिटर करेंगी स्टेट की परफॉर्मेंस क्या है इन रिफॉर्म्स को लेके। अब देखिए मैंने एक चीज़ आपको बताई थी कि ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर इनको 3% देने की बात कही गई थी। वो ये क्या है समझते हैं, ये एक्ट क्या है, या आखिरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट आखिरकार है क्या बच्चों। देखिए
ये एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है ना उसे स्टेबलाइज करता है, ताकि जो ये आपका एफडी है वो यहाँ पे जो है वो कम रहे, और यहाँ पे सरकार अपना एफडी जो है वो यहाँ पे लिमिट रखे सिर्फ 3% तक, है ना, जिनकी जीडीपी का 3% है उस तक लिमिट रखे 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद जो डेफिसिट है वो यूजुअली जो मतलब जो कमी पड़ रही है वो यूजुअली उसे फाइनेंस होती है बोरोइंग के थ्रू। भाई जो जो भी पैसा की कमी पड़ रही है उसे आप दोबारा से बोरो करिए, या तो आप आरबीआई से लीजिए, या पैसा वगैरह आप कैपिटल मार्केट से उठाइए। कैसे? अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि आपका ट्रेजरी बिल्स वगैरह, ऐसे बॉन्ड्स वगैरह आप मार्केट में बेचिए अपने, और उससे पैसा इकट्ठा करिए। तीसरी बात, स्टेट्स जो है उनके खुद के भी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट्स वगैरह होते हैं जो सेट करते हैं। भाई जिसने सेट किया है 3% जो कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं ना। अपनी जो एनुअल आपको बजट डेफिसिट को पूरा करना है तो आप 3% तक ये पैसा बाहर से ले सकते हैं। तो ये कुछ बात हो गई कि भाई बोरोइंग लिमिट फॉर स्टेट्स जो कि लगाई गई है और क्या है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स के बारे में। क्या है ये, न्यूज में जानते हैं। देखिए सरकार ने अप्रूव कर दिया है कि भाई आप सेटअप कर लो एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स को। ठीक है, दोनों को ही आप सेटअप कर लिया जाए और मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट में इनको सेटअप करा जाए, ताकि इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आने लग जाए हमारे देश भारत के अंदर। अब आप कहेंगे ठीक है समझ गए चीजों को, ये तो बताते जाओ भाई कि एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ईजीओएस होता क्या है। देखिए सबसे पहले बताएं इसके अंदर कौन कौन होते हैं। इसके अंदर आपको कैबिनेट सेक्रेटरी चेयरमैन के तौर पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद जो है जो नीति आयोग के सीईओ हैं वो इसके मेंबर होते हैं। इसके साथ इनके अंदर कोई दूसरे मेंबर्स भी होते हैं, जैसे कि सेक्रेटरीज अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के, रेवेन्यू के, इकोनॉमिक अफेयर्स वगैरह के। तो इन सब के सेक्रेटरीज भी इनके अंदर होते हैं। अब इसके अंदर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इसे बताती हूँ मैं। इसका उद्देश्य, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे सक्सेस और एनर्जी, जिसे हम लोग सिनर्जी बोलते हैं, ये जो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बीच में है या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में है, इन्वेस्टमेंट वाली रिलेटेड पॉलिसीज को लेके इसे यहाँ पे और तेज बढ़िया बनाया जाए। उसके साथ इसका काम है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह को अट्रैक्ट करें, है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए यहाँ पैसा लगाएं। कैसे? कि अच्छा हमारे पास फास्ट ट्रैक इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस हो, उसके थ्रू ये काम हो जाए। तीसरा इसके अंदर क्या है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है फैसिलिटेट कराए जो टारगेटेड मैनर में, मतलब एक टारगेट के मैनर में इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आना चाहिए। साथ में जो है पॉलिसी स्टेबिलिटी मेंटेन रहनी चाहिए इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट में। उसके साथ यहाँ पे इवेल्युएट करें इन्वेस्टमेंट्स, है ना, जो भी देखिए डिपार्टमेंट वगैरह इन्वेस्टमेंट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, तो इसे प्रॉपर इवेल्युएशन करता है ये। और साथ में इससे क्या करेगा ये कि ये अपने टारगेट को, जो डिपार्टमेंट उनके टारगेट को कंप्लीट करवाएगा एक विद इन टाइम बाउंड मैनर। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली ईजीओएस के बारे में। फिर जो सेकेंड है आपका प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल। आप कहोगे भाई बताना है तो ये भी बता के जाइए मैम। देखिए ये अप्रूव करा गया है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल को अप्रूव करा गया है डेवलपमेंट के लिए इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स में इंडिया के, है ना, और इसमें कोऑर्डिनेशन रहेगा सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का। फिर समझे, जो भी हमारे देश के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ये जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल है इसे ही अप्रूव करा गया है इसी के लिए। और इसमें कोऑर्डिनेशन यहाँ पे चलेगा भाई सेंट्रल का और स्टेट की सरकारों का भी। ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट्स बनाएगा जिसमें सारी अप्रूवल्स होंगे, लैंड अवेलेबल होगी अलोकेशन के लिए, साथ में जो है कंप्लीट डिटेल होगी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट की कि कैसे भाई इन्वेस्टमेंट करेंगे इन्वेस्टर्स, कैसे अडॉप्शन होगा, सब कुछ इसके अंदर ये बनाएगा। साथ में तीसरी बात, ये इश्यूज वगैरह भी देखेगा कि आखिरकार क्या दिक्कतें हैं, क्या इश्यूज हैं जिनको सॉल्व करने की जरूरत है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ आने में रुक रहा है। तो भाई इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे तो इन्वेस्टमेंट भी सामने आने लग जाएगा। ठीक है, तो और ये सारा का सारा जो भी है सामने रखेगा, सब कुछ आइडेंटिफाई करके ये इन सारे को एम्पावर्ड ग्रुप के सामने रखेगा। उसके साथ यहाँ पे जो ये पीडीसी है, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल, नाम खुद ही कहता है, ये यहाँ पे स्ट्रेटजी प्रॉपर बनाएगा, इंप्लीमेंट करेगा, डिटेल्स वगैरह सबको देगा जो भी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनकी। तो ये हमने कुछ बात करा एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज एंड प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल्स के बारे में। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट, पार्ट 1।
मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। साथ में इनमें से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। साथ में इन वीडियोज़ को अगर फेसबुक पे देखना चाहते हो आप, तो सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करें, देखें। एक डेली रील क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे भी पड़ता है, यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आखिरी में बस इतना कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके इसको एंजॉय कर सकते हैं पर्क्स। थैंक यू so much for discussion. Have a wonderful day ahead. Take care.